और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संकट में सृष्टि की। सीहोर में फंसी बोरवेल में 3 साल की मासूम सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। करीब 27 घंटे 27 फीट तक समांतर गड्ढा खोदा गया है। बता दें कि 32 फीट का खोदा जाना है पैरेलल गड्ढा। रेस्क्यू के लिए कन्वेंशन मेथड का भी इस्तेमाल टीम यहां पे कर रही है। सृष्टि को कैमरे से मॉनिटरिंग भी रेस्क्यू टीम लगातार कर रही है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार जो खुदाई का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। 30 फीट की जगह 50 फीट गड्ढा खोदा जाएगा। खुदाई के वाइब्रेशन से बच्ची और नीचे धंस रही है, ये भी कहा है। और सृष्टि पे लगातार नजर रखी जा रही है। मॉनिटरिंग टीम जो है वो रेस्क्यू कर रही है। जमीन पथरीली होने की वजह से खुदाई में दिक्कत आ रही है। करीब 17 घंटे से बोरवेल में मासूम फंसी हुई है। आपको बता दें कि कलेक्टर आशीष तिवारी का कहना है कि बच्ची को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। लंबे वक्त से बच्ची का कोई मूवमेंट नजर नहीं आया है। वाइब्रेशन के कारण खुदाई धीमी करनी पड़ी है। तो खुदाई के वाइब्रेशन से बच्ची और नीचे चली गई है। जैसे जैसे खुदाई चल रही है बच्ची नीचे धंस रही है। दिक्कतों का सामना यहाँ पे टीम को करना पड़ रहा है। 30 फीट की जगह 50 फीट पर अब मासूम बच्ची पहुंच गई है। खुदाई का काम फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दे, 20 फीट नीचे बच्ची और चली गई है। कल रात से ही बच्ची ने किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं किया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पे मौजूद है। रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जैसे जैसे खुदाई चल रही है बच्ची नीचे धंस रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए बड़ा अपडेट ये है कि खुदाई से अब चिंताएं बढ़ रही हैं और जो वाइब्रेशन हो रहा है उससे लगातार जो सृष्टि है वो गड्ढे में नीचे जा रही है। देखिए अभी अभी प्रभारी कलेक्टर जो हैं उन्होंने ये बात कही है और ये कहा है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से लगातार बुरा असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ रहा है। सफलता नहीं मिल पा रही है। पहले 30 फीट की हाइट पर सृष्टि मौजूद थी जो अब लगभग 50 फीट की हाइट पर जा चुकी है। यानी कि जो लगातार पॉकलैंड और रॉक कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, चूँकि चट्टानी सतह है, पथरीली इलाका, पूरा ज़मीन जो है वो पथरीली है, उसकी वजह से लगातार वाइब्रेशन हो रहा है। और वाइब्रेशन की वजह से जो बोर है, चूँकि उसमें पाइप नहीं है, केसिंग भी नहीं है, इसलिए सीधे मिट्टी धंस रही है। ये भी एक चिंता की बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि सृष्टि भी धंसती हुई लगातार अंदर जा रही है, जो चिंता बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि लगातार देर रात से ही मूवमेंट सृष्टि का बंद है। किसी तरीके की कोई हलचल सृष्टि के अंदर दिखाई फिलहाल नहीं दे रही है, जो सबसे बड़ी चिंता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन अब 19 घंटे 18.5 घंटे लगभग हो चुके हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो पाइप का हॉल है, जो बोरवेल का हॉल है, उसमें हुक्स डालकर अब कोशिश की जा रही है कि कन्वेंशन मेथड से बच्ची को किसी तरह रॉड के जरिए हुक में फंसाकर ऊपर खींचा जा सके। हालांकि अब इस बात की उम्मीद कम है क्योंकि लगातार 2-3 घंटे से ये प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो हुक है उसको फंसाने में सफलता या बच्ची को ऊपर लाने में सफलता फिलहाल नहीं मिल पाई है। अगर हम मशीनों की बात करें तो यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल कम कर दिया गया है। बीच बीच में कम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए 2 पॉकलैंड जो खुदाई में लगी हुई थी वो दोनों फिलहाल बंद कर दी गई हैं, यानी कि खुदाई अभी बंद है। दूसरी तरफ से खुदाई के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पॉकलैंड लगी है वो एक नई जगह से खुदाई शुरू कर रही है और बाकी जो मशीनें हैं वो मिट्टी हटाने के काम में लगी हुई है। यानी कि जो मेन हॉल था, आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो बोरवेल के बिल्कुल करीब से सटाकर मेन हॉल किया गया था, जिसमें लगभग 28 फीट तक खुदाई हो चुकी है। लेकिन जैसे ही कैमरे में ये पता चला कि बच्ची नीचे धंस चुकी है, उन दोनों मशीनों को बंद कर दिया गया, रॉक कटर्स को बंद कर दिया गया और जो खुदाई है वो नए सिरे से दूसरे हिस्से से की जा रही है ताकि वाइब्रेशन का असर जो है वो गड्ढे पर सीधे तौर पर ना पड़ सके, क्योंकि गड्ढे के काफ़ी करीब ये गड्ढा किया गया था, खुदाई की गई थी। अब थोड़ी दूरी से 10 फीट की दूरी से लगभग खुदाई की जा रही है। दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि कन्वेंशन मेथड यानी रॉड डालकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह
सृष्टि के कपड़ों में हुक फंस सके और उसको ऊपर खींचा जा सके। जिस हॉल से वो नीचे गिरी थी उसी से कोशिशें हैं वापस उसको लाने की, लेकिन लगातार इस ऑपरेशन में सफलता न मिल पाने के कारण लगातार चिंताएं बन रही हैं। उधर ग्रामीणों की भीड़ भी दिन चढ़ते ही बढ़ती जा रही है और इसके लिए अतिरिक्त फोर्स भी बुलवाया गया है। मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। फिलहाल अपडेट यही है कि खुदाई दूसरे सिरे से शुरू है और जो पुराना गड्ढा था उसमें खुदाई बंद कर दी गई है। चलिए नजर बना के रखें आप ब्रजेश, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और कई सवाल भी उठते हैं, जैसे कि कब लगेगी खुले बोरवेल से होने वाले हादसों पर लगाम, क्यों नहीं होती है खुले बोरवेल में छोड़ने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, निर्देशों का पालन में क्यों कोताही बरती जा रही है, हर हादसे के बाद क्यों खानापूर्ति साबित होती है कार्रवाई, हादसे के बाद ही क्यों हरकत में प्रशासन आता है, इसके साथ ही बोरवेल खुदवाने वाले पर क्यों नहीं निभाई जाती अपनी जिम्मेदारी, बोरवेल खनन करने वाले पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई। तो कई सवाल लगातार इस तरीकों के हादसों के बाद उठते रहते हैं और IBC 24 के भी यही सवाल है कि बोरवेल खुदवाने वाले जो हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, सिर्फ एक खानापूर्ति करके ही क्यों प्रशासन बैठ जाता है। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुएं में गिरा 36 साल का युवक, SDRF ने रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला। करीब 100 फीट गहरे कुएं में युवक गिरा था। मानसिक रूप से परेशान युवक बताया जा रहा है। मीन गांव थाने के बीट गांव की ये पूरी घटना है। तो खरगोन से खबर, जहां कुएं से युवक को बाहर निकाला गया, मानसिक रूप से तनाव में युवक था। SDRF ने रेस्क्यू करके युवक को निकाला। इंदौर से खबर, जहां पे पुलिस साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ तत्परता से काम कर रही है। यही वजह है कि पुलिस के पास लगातार साइबर अपराध की शिकायतें आ रही हैं। पिछले 6 माह की बात करें तो करीब पुलिस के पास 3000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, जिसमें से 1000 शिकायतों को लेकर करीब 1 करोड़ 28 लाख लोगों के पैसे वापस कराए। वहीं 2000 शिकायतों में लोगों के करीब 2 करोड़ रुपए बैंक में सीज करवाए, जो कोर्ट की अनुमति के बाद पीड़ितों को मिल जाएंगे। साइबर अपराधों को लेकर पुलिस ने बताया कि साइबर हेल्पलाइन शुरू की गई है। इंदौर के शहरवासी इतने जागरूक हैं कि जैसे ही लोगों के साथ फ्रॉड होता है, वे तुरंत ही साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं और क्राइम ब्रांच पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। उस पैसे को बैंक अकाउंट से सीज किया जाएगा। मैंने YouTube पे लाइक किया तो इनिशियल तो मेरे को थोड़े से पैसे आए थे, 1-2 बारी। कुछ टाइम बाद मेरे अकाउंट हैक करके उसमें से अमाउंट उन्होंने निकाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने क्राइम ब्रांच यहाँ इंदौर में कंप्लेंट रेज किया था, तो उसके हफ्ता 10 दिन बाद मेरा वो अमाउंट वापस आ गया। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मोबाइल से आपको बताता जाता हूँ, आप वैसा वैसा करते जाइए। मैंने वैसा वैसा किया। उसके बाद थोड़ी देर पता चला मेरे अकाउंट से पैसे कट गए 20-25 हज़ार रुपये। तो फिर मैंने क्राइम ब्रांच में इधर रिपोर्ट करी तो उन्होंने फिर मेरे को वापस रिटर्न पैसा दिया। करीब 3000 शिकायतें साइबर हेल्पलाइन पे आ चुकी हैं और हम लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपए जो है इसमें ट्रांजैक्शन जो है इतने रोक के रिफ़ंड कराए जा चुके हैं। तो इस तरह से जो है जितने भी इस तरह की शिकायतें आती हैं उसमें हम लोग पहले यही प्रयास करते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को तो फ्रीज कर दिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, काफी अच्छी पहल यहाँ पे साइबर पुलिस के द्वारा की जा रही है, इसके साथ ही लोग भी जागरूक हुए हैं जिसका फायदा उनको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं एक जन भागीदारी की अगर बात करें, अगर जनता अपनी ओर से लगातार शिकायतें करती है तो पुलिस भी उन पर काम कर पाती है। और इंदौर शहर के रहवासी जो कि हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उनकी शिकायतों में भी इंदौर शहर नंबर 1 है। यानी कि अब तक पुलिस को 6 माह में 3000 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं और इन 6 माह में 3000 से शिकायतों में 1000 पर निराकरण हो चुका है, जिसमें 1 करोड़ 28 लाख रुपये से ज़्यादा पुलिस रिटर्न करा चुकी है। तो वहीं 2 करोड़ रुपए अभी भी बैंक अकाउंट में फ्रीज है, जो कि कोर्ट की अनुमति के बाद पीड़ितों को दिलवा दिए जाएंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तेजी से इंदौर शहर तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, उसमें अब जॉब के नाम पर फ्रॉड भी होने लगे हैं। और इसी तरह के फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं जहां पर लोगों को तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में दुगना लाभ देने के इन्वेस्टमेंट पर उन्हें फंसाया जाता है और फिर उनका पैसा ठग लिया जाता है। लेकिन इंदौर साइबर हेल्पलाइन की, इंदौर क्राइम ब्रांच की जो साइबर हेल्पलाइन है, उस पर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और इस शिकायत पर पुलिस भी एक्शन लेते हुए उनका पैसा वापस करवा रही है। और यही कारण है कि जब लोग एक्टिव मोड में आए हैं, उनको शिकायत होती है, वो तुरंत उस पर शिकायत कर देते हैं, तो पुलिस भी उस पर कार्रवाई तुरंत करती है। और अब तक का जो रिकॉर्ड सामने आया है इंदौर क्राइम ब्रांच का, उससे यही साबित हो रहा है कि इंदौर शहर के लोग जिनके साथ क्राइम हो रहा है, लेकिन वो शिकायतों में भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पुलिस भी उन पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, जबलपुर नगर निगम से 4 साल पहले रिटायर हुए मंगल काछी आज भी पेंशन और अन्य भत्तों के भुगतान के लिए नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। नगर निगम पहुंचे मंगल काछी ने अधिकारियों से जब इस मामले की शिकायत की तो जिम्मेदार बगले झांकते हुए नजर आए। दरअसल मंगल काछी अगस्त 2019 में लोहार के पद से रिटायर हुए थे, जबकि सन 1987 में मंगल 2 अन्य लोगों के साथ हैमरमैन की पोस्ट पर कच्चे में पदस्थ हुए थे। इसके बाद तीनों का एक साथ प्रमोशन भी हुआ और जब 2019 में वे रिटायर हुए तो उन्हें जीपीएफ की कुछ राशि का भुगतान किया गया, लेकिन अब तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। इस संबंध में उन्होंने कई बार नगर निगम के कमिश्नर और महापौर सहित विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की। इसके बावजूद आज तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। वहीं अब अफसर मामले की जांच का आश्वासन उन्हें दे रहे हैं। 19 में 8वें महीने में रिटायर हुआ हूँ। अभी तक पेंशन का कोई वो नहीं हुआ है, ना हमारे जो पैसे ऐसे मिलने थे वो कुछ नहीं मिले हैं अभी। एक आध बार जीपीएफ भर का थोड़ी सा पैसा आया है, 3-4 लाख रुपये, बस उसके बाद कोई कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, ये शिकायत तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है कि किसी की फाइल कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी है, यदि कोई भी, और यदि ऐसा कोई प्रकरण है तो मैं निश्चित रूप से उसको दिखवाऊंगा। और अब बात IBC 24 जनकारवा की। महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू हुआ सफर अब पहुंच चुका है सूर्यपुत्री ताप्ती की नगरी बुरहानपुर। आज शाम 5 बजे लगेगी जनचौपाल। हम जानेंगे आखिर क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, कितने वादे हुए हैं पूरे, कितने रहे अधूरे। इससे पहले जनकारवा की टीम बुरहानपुर के प्रसिद्ध और प्राचीन रोकड़िया हनुमान मंदिर में लोकतंत्र का ध्वज पूजन की। सूर्यपुत्री ताप्ती की नगरी पहुंचा जनकारवा। रोकड़िया हनुमान के दरबार में ध्वज पूजन। बुरहानपुर जिले से 3 किलोमीटर दूर है चमत्कारों का गढ़ यानी रोकड़िया हनुमान का मंदिर। मान्यता है कि मुगलों के समय व्यापारी अपने धन की सुरक्षा के लिए इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, जिसके बाद इस मंदिर को रोकड़िया हनुमान के नाम से प्रसिद्धि मिली। ऐसे में जब IBC 24 जनकारवा की टीम बुरहानपुर जिले में दाखिल हुई तो सबसे पहले बजरंगबली के मंदिर में मत्था टेका और कार्यक्रम की सफलता की अर्जी लगाई। रोकड़िया हनुमान की आरती कर उन्हें लोकतंत्र का ध्वज भी सौंपा। रोकड़िया हनुमान स्वयंभू कहे जाते हैं। बजरंगबली की प्रतिमा पहले 2 से 2.5 फीट की थी, अब इसका आकार लगभग 5 फीट हो चुका है। बुरहानपुर जिले के लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ गहरी जुड़ी हुई है। सियासी दलों का चुनावी अभियान भी रोकड़िया हनुमान में दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद ही शुरू होता है। IBC 24 के जनकारवा के साथ चलने वाला लोकतंत्र का ध्वज भी मतदाताओं को जागरूक करने की एक कोशिश है। इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत भी बुरहानपुर के प्राचीन रोकड़िया हनुमान मंदिर से की गई। निहारिका शर्मा, IBC 24 बुरहानपुर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार।